नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और मशहूर कॉलेज में एडमिशन के लिए हर साल हमारे देश के स्टूडेंट्स सपने देखते हैं, लाइन में लगते हैं, पेरेंट्स पैसा और पसीना बहाते हैं। एक एक सीट के लिए एडमिशन पर एक तरह से जंग लड़नी पड़ती है, तब जाकर कहीं जगह मिलती है। लेकिन इन हालात के बीच अगर कैंपस में पढ़ाई की जगह धरना प्रदर्शन और मार्च का शोर मचने लगे, कैंपस राजनीतिक एजेंडे के कारखाने बन जाएं, नेता अपनी राजनीति के लिए कैंपस पॉलिटिक्स में कूदने लगे, तो यह तस्वीर देखकर बहुत दुख होता है उन बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, पॉलिटिक्स करने नहीं जाते। उन बच्चों के लिए भी जो ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एडमिशन के सपने देखते हैं, लेकिन वो सपने टूट जाते हैं। आज खबरदार में इसी विचार के साथ सबसे पहले विश्लेषण कैंपस पॉलिटिक्स का, जो आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रही है। मार्च के जवाब में काउंटर मार्च हो रहे हैं, राजनीति हो रही है, देशभक्ति और देशद्रोह का दंगल कैंपस से लेकर मीडिया और सोशल मीडिया तक चल रहा है। आपकी नेशनलिज्म है हिंदुत्व नेशनलिज्म, हमारी नेशनलिज्म है इंडियन नेशनलिज्म। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों का दिमाग को ज्यादा घुमाने का काम ना करें ये वामपंथी वाले। अगर वायलेंस के खिलाफ होना हमें आइडिया तो बनाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तिरंगा मार्च निकाला था, तो आज एबीवीपी के विरोधी छात्र संगठनों ने डीयू बचाओ मार्च निकाला। अब 2 तारीख को एबीवीपी का एक और मार्च होने वाला है। मार्च और काउंटर मार्च की कैंपस पॉलिटिक्स में ये उस दिल्ली की यूनिवर्सिटी का हाल है जहां एडमिशन की एक एक सीट के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स पसीना बहाते हैं। दूर दूर से दिल्ली आते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में किसी तरह से बस एडमिशन मिल जाए। आंकड़े खुद ही देख लीजिए। 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें आधे छात्र दिल्ली से, करीब 50,000 छात्र यूपी से और 25,000 छात्र हरियाणा से थे। जबकि डीयू के 63 कॉलेज में सिर्फ 54,000 के करीब ही सीटें हैं। पॉपुलर कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के नामी कॉलेज का कट ऑफ 99% तक आता है। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक एक सीट पर एक तरह से युद्ध होता है। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में एक एक सीट के एडमिशन के लिए ऐसी जंग हो और फिर पढ़ाई के नाम पर कैंपस पॉलिटिक्स की जंग होने लगे, तो ये क्या उन छात्रों और उन अभिभावकों के साथ अन्याय नहीं है जो अच्छे करियर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए बड़ी मेहनत से एडमिशन लेते हैं? लेकिन कैंपस के अंदर तो इस वक्त पॉलिटिक्स का ऐसा कीड़ा लगा है कि पॉलिटिक्स पहले है और पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने। वामपंथी छात्र संगठनों के आगाज पर यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ कैंपस में खालसा कॉलेज के ठीक बाहर आपको यहाँ पर अलग अलग रंग प्रोटेस्ट के देखने को मिलेंगे। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हमारा हक बनता है कि हम जहाँ जो टॉक करना चाहते हैं वहाँ हो। ये सही है कि कैंपस के अंदर राजनीतिक बहस हो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। कैंपस में छात्रों के बीच गंभीर मुद्दों पर बहस भी होनी चाहिए, लेकिन कैंपस जब राजनीतिक एजेंडे के कारखाने बन जाए तो वो चिंता का विषय होना चाहिए। कॉलेज की पढ़ाई में जब मुख्य धारा के नेता कूदने के लिए तैयार बैठे रहे तो उस पर सवाल उठने जरूरी है। आज बीजेपी के अध्यक्ष बोले थे कि नेशनलिज्म क्या है हम बताएंगे। अरे भाई, आपकी नेशनलिज्म को हम बताएंगे क्योंकि आपकी नेशनलिज्म है हिंदुत्व नेशनलिज्म, हमारी नेशनलिज्म है इंडियन नेशनलिज्म। आज विपक्ष के नेता उस डीयू मार्च बचाओ का हिस्सा बने जो रामजस कॉलेज में मारपीट और एबीवीपी के विरोध में निकाला गया था, या फिर सीपीआई के नेता डी राजा, या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियों द्वारा समर्थित संगठनों के नेता, या फिर सत्ताधारी पार्टी के नेता और मंत्री हो। आखिर कैंपस पॉलिटिक्स में नेता क्यों कूद जाते हैं? यहाँ लड़ाई जो है राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ राष्ट्रवाद जो लोग विचारधारा रखते हैं उनके बीच का लड़ाई है। लगता है इसे सुनियोजित ढंग से भय आतंक पैदा करके भारतीय जनता पार्टी एक आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहती है। दिल्ली के रामजस कॉलेज में पिछले बुधवार को छात्र संगठनों के बीच मारपीट के बाद से देशद्रोह और देशभक्ति के बीच जो पुरानी बहस फिर से उठी है,
वो सिर्फ कॉलेज कैंपस तक सीमित रहता तो भी ठीक था, लेकिन कथित तौर पर देशद्रोही नारों के आरोपों और अभिव्यक्ति की आजादी की बहस के बीच नेताओं की एंट्री तुरंत हो जाती है, जो अपने अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। इस राजनीति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीछे कैसे रहते। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गुरमेहर कौर पर छिड़ी बहस और रामजस कॉलेज में कथित तौर पर लगे देशद्रोही नारों के आरोपों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की और इसे अपने राजनीतिक विरोधी बीजेपी की पॉलिटिक्स बता दिया। ये बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले खुद अपने आदमी भेज के राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं और फिर इनके आदमी वहां से भाग जाते हैं और फिर ये दूसरे लोगों की पिटाई करते हैं, ये क्या कि तुम लोगों ने नारे लगाए थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब भारत विरोधी नारे लगे थे जेएनयू के अंदर, तो वहाँ भी समर्थन देने पहुँच गए थे। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि कोई बुद्धिमानी वाली बात है। लेकिन रामजस कॉलेज से देशभक्ति और देशद्रोह पर उठे नए विवाद के खत्म होने के आसार फिलहाल नहीं। जो विवाद 21 फरवरी से उठा था, जब एबीवीपी ने रामजस कॉलेज में उमर खालिद को एक सेमिनार में बुलाने का विरोध किया था। विरोधी छात्र संगठनों का आरोप है कि एबीवीपी के सदस्यों ने कथित तौर पर पत्थर फेंके और सेमिनार को रद्द करवा दिया। इसके अगले ही दिन एबीवीपी और आयसा के छात्रों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें कई छात्र और 3 टीचर घायल हो गए। अब हालत ये है कि एक दूसरे को चिढ़ाने और खिल्ली उड़ाने की बहस हो रही। मैं आपको 10 अखाड़ा के नाम दे सकता हूं, आप वहां पे जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन और मीर का एक शेर है जो इन लोगों ने समझता है नहीं, क्योंकि पढ़ते हैं नहीं। उधर एबीवीपी का आरोप है कि रामजस कॉलेज में प्रदर्शन के दौरान विरोधी छात्र संगठन देश विरोधी नारे लगा रहे थे, जिसे डीयू में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्र संगठनों के बीच मारपीट के बाद अब एक दूसरे के खिलाफ मार्च और काउंटर मार्च हो रहे हैं। एबीवीपी का मन तिरंगा मार्च निकालकर नहीं भरा, तो जो कसर रह गई वो 2 मार्च को पूरी करेंगे। हम आपका राष्ट्रवाद नहीं जज कर रहे, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हमारे कैंपसों में आकर अगर कश्मीर की आजादी के कोई नारे लगाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन 2 मार्च को एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही नहीं है। छात्र संगठनों के बीच झगड़े और कैंपस में तनाव का हाल देश के दूसरे कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर गुजरात के वडोदरा की सयाजीराव यूनिवर्सिटी, जहां कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी के बीच भिड़ंत हो गई। ऐसा लग रहा है हमारे देश के कैंपस कुश्ती का अखाड़ा बन गए हैं। जहां वैचारिक रूप से बहस होनी चाहिए, वहां मारपीट हो रही है। रामजस कॉलेज से उठा नया विवाद कॉलेज कैंपस से निकलकर दूसरे कॉलेज कैंपस और मीडिया और सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहा है, जिसमें देशभक्ति और देशद्रोह पर पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई है। इस विवाद में विपक्ष के नेताओं से लेकर सत्ताधारी दल के नेता और केंद्रीय मंत्री तक लगे हाथ अपनी राजनीति चमकाने लगे। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि वो रामजस कॉलेज के मामले को 9 मार्च से शुरू होने वाले संसद सत्र में भी उठाएंगे। जब कॉलेज कैंपस के अंदर राजनीतिक एजेंडों वाली पॉलिटिक्स होने लगे और बहस के बीच एक दूसरे का मजाक उड़ाने और मारपीट के साथ धरना प्रदर्शन और मार्च होने लगे, तो एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इन लोगों ने कभी ऐसे बच्चों के बारे में सोचा है जो बड़ी मुश्किल से कॉलेज तक पहुंच पाते हैं? कॉलेज तक पहुंच गए तो कोर्स की फीस भारी पड़ जाती है। नेशनल सैंपल सर्वे से मिले आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 4.5% छात्र और 2.2% छात्राएं ही ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई पूरी कर पाती। ग्रामीण इलाकों में 86% घरों के छात्रों की उनकी सबसे करीबी जूनियर सेकेंडरी स्कूल की औसत दूरी 2 किलोमीटर होती है। ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्तर पर एक छात्र की पढ़ाई पर सिर्फ 2,811 रुपए का औसत सालाना खर्च ही हो पाता है। तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई के लिए औसतन हर छात्र को सालाना करीब 63,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दंगल अभी बाकी है। देशभक्ति और देशद्रोह को लेकर आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने का या फिर देशभक्ति के नाम पर एक दूसरे को चिढ़ाने और मजाक उड़ाने का। अब हम आपको देशभक्ति और देशद्रोह के दंगल के आज के मैच का आंखों देखा हाल बताते हैं, जिसमें हरियाणा की दंगल गर्ल्स से लेकर हमारे नेता अभिनेताओं के बाद गीतकार भी अपने फिल्मी डायलॉग के साथ उतर गए।
कुछ भी बोल देने के इस दंगल में सब talk about women issues instead of trolling me. I mean, why? Who am I? I mean, why would you troll me? I'm not that important, guys. ये वही गुरमोहर कौर हैं जिनके पाकिस्तान वाले विचार पर अब तक सोशल मीडिया देशभक्ति और देशद्रोह के बीच वैचारिक कुश्ती का अखाड़ा बना हुआ है। इस अखाड़े में हरियाणा की दंगल गर्ल गीता और बबीता फोगट भी ताल ठोकते हुए उतर आई। मुझे गलत ये लगा कि क्योंकि वो सब देश के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 7 लोग शहीद हुए हैं और आतंकी कहाँ से आए? पाकिस्तान से। पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारे देश के अंदर वो आतंकी आए और उनकी वजह से उनके पिता शहीद हुए, और पिता नहीं, वहाँ पे 7 लोग शहीद हुए हैं। तो किन की गलती है? देखिए, अगर उसी क्रिकेट के बल्ले से अगर वो हार जाते हैं तो वो क्या, हम ये बोलेंगे कि उस क्रिकेट के बल्ले की गलती है, और अगर उससे जीतते हैं तो ये बोलेंगे कि हम ये मेरे बल्ले ने जिता दिया। देशभक्ति और देशद्रोह की बहस वाले दंगल के बीच एक दूसरे के जो मन आए वो बोला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल भी इस मामले में खुद को किसी से कम नहीं समझते। योगेश्वर दत्त हैं, बबीता फोगट भी हैं, और भी बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस तरह से कहा है। नहीं, वैसे तो इन लोगों का नाम कुछ जानता भी नहीं है। जो नाम अभी आपने लिए हैं, हो सकता अपने अपने खिलाड़ी रहे हों, लेकिन कौन योगेश्वर दत्त हैं, कौन बबीता हैं, किसी को नहीं मालूम है। नेताओं की जुबान का क्या है, वो कंट्रोल में तो रहते ही नहीं। इसी तरह गुरमेहर कौर पर कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी बोल पड़े थे कि गुरमेहर के दिमाग को दूषित करने वाले लोग कौन हैं। अच्छा रहा कि आज रिजिजू के सुर अलग थे। हिंदुस्तान एक लोकतंत्र देश है, यहाँ हर किसी को बोलने का आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी को आप ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आप हिंदुस्तान को गाली दें। वो जो शहीद उनके पिता है, उनका आत्मा भी दुख हो रहा होगा कि उनके बच्चे को ये लेफ्ट वाले इस तरह से गुमराह करके, जो लोग शहीद जब होते हैं तो जश्न मनाते हैं ना, ये वाले। आखिर एक केंद्रीय मंत्री को क्या जरूरत थी इस तरह की राजनीति में पड़ने की? लेकिन सबको कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। नेता कुछ भी बोल रहे हैं, अभिनेता कुछ भी बोल रहे हैं। जो शब्दों के जादूगर हैं, उनका भी शब्दों पर कंट्रोल नहीं। गुरमेहर कौर को लेकर गीता, बबीता फोगट, योगेश्वर दत्त और वीरेंद्र सहवाग के कमेंट पर गीतकार जावेद अख्तर ने क्या कहा, ये भी देख और सुन लीजिए। जावेद अख्तर ने ट्विटर पर लिखा, अगर कम पढ़े लिखे खिलाड़ी और पहलवान एक शहीद की बेटी की अमर्यादित खिंचाई करते हैं तो ये समझ में आता है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनका क्या? जावेद अख्तर की बात का पहलवान योगेश्वर दत्त ने ये कहते हुए जवाब दिया, जावेद अख्तर जी, आपने कविता कहानी की रचना की तो हमने भी कुछ कारनामे कर छोटा ही सही भारत के लिए विश्व पटल पर इतिहास रचा है। सोशल मीडिया पर यह मैच लगातार चल रहा है, जिसमें डीयू की छात्रा गुरमेहर कौर को लेकर एक दूसरे को दांव लगाकर चित्त करने में बड़े बड़े लोग लगे पड़े हैं। उधर गुरमेहर कौर आजादी ब्रिगेड की नई स्टार बनकर दिल्ली से चली गई है। वो आज हुए एबीवीपी के खिलाफ उस प्रोटेस्ट में भी शामिल नहीं हुई, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा था। आज तक ब्यूरो। आजादी ब्रिगेड की नई स्टार बनकर सोशल मीडिया के आसमान पर छाने वाली जिस गुरमेहर कौर ने पूरे देश को देशभक्त बनाम देशद्रोह की वैचारिक आग में धकेल दिया, वो अब इस लड़ाई को बीच में छोड़कर जा चुकी हैं। सोशल मीडिया पर एबीवीपी के खिलाफ वीडियो संदेश जारी करने वाली गुरमेहर कौर ने सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और तानों से तंग आकर अपने कैंपेन को बंद किया, लेकिन उनके कैंपेन से जुड़ा विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। रामजस कॉलेज में मारपीट की घटना के खिलाफ 21 साल की गुरमेहर कौर का सोशल मीडिया पर एबीवीपी के खिलाफ अभियान जितनी तेजी से विवाद का विषय बना, उतनी ही तेजी से गुरमेहर कौर अपने अभियान से पीछे हट गईं। मंगलवार को गुरमेहर कौर ने ट्वीट किया, मैं कैंपेन से अलग हो रही हूँ, सबको बधाइयाँ। मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। एक बार तय है कि अगली बार कोई भी हिंसा करने से पहले 2 बार सोचेगा। बस इतनी सी बात है। गुरमेहर कौर ने सिर्फ अभियान ही नहीं छोड़ा है, बल्कि वो दिल्ली छोड़कर भी जा चुकी हैं। राम सुब्रमण्यम गुरमेहर के दोस्त हैं। इन्हीं के स्टूडियो में वीडियो शूट करके गुरमेहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।
राम सुब्रमण्यम कहते हैं कि उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि वीडियो पर इतना विवाद हो जाएगा। गुरमेहर कौर अभी दिल्ली से निकल चुकी हैं। उनका मानसिक स्थिति शी इज़ वेरी फ्राइटन एंड अभी वो काफ़ी उदास भी है। ये कुछ अच्छे करने के लिए निकल पड़ी थी और आज जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। बहुत फेमस लोगों ने वीरेंद्र सहवाग, रणदीप हुडा, किरण रिजिजू, ये सब बड़े लोग हैं और गुरमेहर 20-year-old लड़की हैं जो सडनली उन्होंने इंटरनेट पे कुछ डाला और ये सडनली एक पॉलिटिकल इश्यू बन गया है। एंड ये पॉलिटिकल इश्यू इसीलिए भी बना क्योंकि ये इट स्टार्टेड ऑफ एज अ पॉलिटिकल इश्यू बट इट इज़ ऑल्सो अ सोशल इश्यू। सोशल इश्यू ये है कि हमारे कैंपस में वायलेंस है और ये कैंपस में वायलेंस कम होना चाहिए। वुमेन के ऊपर थ्रेट्स नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर गुरमेहर कौर का वीडियो संदेश वायरल होने के बाद से उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। सोमवार को गुरमेहर ने इसकी शिकायत दिल्ली महिला आयोग से की थी और अब दिल्ली पुलिस ने एबीवीपी के अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी गुरमेहर का बयान दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन एबीवीपी की तरफ से सफाई आ गई है। आज हमने एबीवीपी की ओर से ये कंप्लेंट करी है दिल्ली पुलिस को, जिसमें हमने उनसे निवेदन किया है कि जिन भी लोगों ने रेप और डेथ का थ्रेट दिया हो गुरमेहर जी को, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। जब हम कह रहे हैं और लाइव टीवी पर कह रहे हैं हमारा कोई कार्यकर्ता इसमें नहीं है, अगर है तो लाइए, स्क्रीनशॉट दिखाइए, नाम लीजिए उनका। नाम लेने से क्यों डरते हैं? लोग बोलने की आजादी की बात कर रहे हैं, वो अपनी आजादी के आड़ में भारत को तोड़ने की बात करते हैं, कश्मीर को आजाद करने की बात करते हैं, बस्तर को आजाद करने की बात करते हैं। और ये वही लोग हैं जब सेना के अफसर जवान आतंकवादियों और पाकिस्तान की शह पर मारे जाते हैं तो खामोश रहते हैं, चाहे वो माओवाद के द्वारा भी। अब जहां तक उस छात्रा का सवाल है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उसे अपनी बात बोलने का अधिकार है और किसी ने अगर उसके खिलाफ कोई तीखी टिप्पणी की है, इससे भी मैं उचित नहीं मानता हूं। गुरमेहर कौर शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी है, जो साल 1999 में कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। गुरमेहर कौर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा है। पिछले हफ्ते जब रामजस कॉलेज में जेएनयू देशद्रोह कांड के आरोपी उमर खालिद के खिलाफ एबीवीपी ने प्रदर्शन किया तो गुरमेहर कौर ने सेव डीयू नाम से कैंपेन चलाया। उन्होंने प्ले कार्ड के जरिए अपनी बात रखी और कहा, मैं एबीवीपी से नहीं डरती, स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। उनकी एक लाइन ये भी थी कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा बल्कि युद्ध ने मारा। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई और गुरमेहर को ट्विटर पर ट्रोल किया जाने लगा। गुरमेहर के दादा कंवलजीत सिंह पूछते हैं कि उनकी बेटी ने ऐसा क्या बोल दिया जिसे देशद्रोह कहकर बवाल मचाया जा रहा है। बेटी की मतलब मेरी जो डॉटर ग्रैंड डॉटर है, उसने कोई ऐसी बात तो बोली नहीं जो देश के खिलाफ हो। उसमें कुछ एक एमपी हैं, कुछ अपने मिनिस्टर हैं रिजिजू, उन्होंने भी बोल दिया कि ये देशद्रोह का काम है, कौन जहर भर रहा है। बस और तो कुछ नहीं, मैंने कहना यही बात है। गुरमेहर कौर अपना अभियान और दिल्ली छोड़कर जा चुकी हैं, लेकिन देश के पूर्व सैनिक मानते हैं कि गुरमेहर कौर ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे देश की आन को ठेस पहुंचे। ये देखो, गुरमेहर ने, जो कि एक 20 साल की लड़की है, उसने कोई ऐसी बात नहीं कही है, कहीं भी नहीं कही है, जिससे कि उसका देशद्रोह प्रूव हो सके। इसमें भी कोई गलती नहीं लगती है कि भाई अगर युद्ध नहीं होता तो उसके जो पिताजी हैं वो आज जिंदा होते। युद्ध हुआ तो उसके पिताजी ने शहादत दी और शहादत भी देश के लिए दी, तो इसमें से उसकी कोई गलती नहीं। गुरमेहर कौर ने वीडियो मैसेज के जरिए अपने मन की बातें जाहिर की। ये उनके अपने विचार हो सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वो आजाद है, वैसे ही जैसे वीरेंद्र सहवाग ने किए, अभिनेता रणदीप हुड्डा ने किए, बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने किए और आज योगेश्वर दत्त भी गुरमेहर कौर को जवाब देने के लिए अपने विचारों के साथ ट्विटर पर आ गए, जिसमें उन्होंने गुरमेहर कौर के ट्वीट्स की तुलना हिटलर और ओसामा बिन लादेन से की है। बिल्कुल उसकी भावना कुछ भी पर एक तरीका बिल्कुल गलत था उसका, और वो मैं मानता हूँ कि शायद उसने किसी को इसे करने के लिए बोला होगा, क्योंकि किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपने भाई को खोया है ऐसे युद्ध में, और जो शहीद हुए हैं उनको बहुत ज्यादा दुख होता है।
सबसे ज्यादा विवाद इस बात को लेकर है कि गुरमेहर ने ये क्यों कहा कि उनके पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा। करगिल युद्ध में शहीदों के परिवारों की राय भी इस मुद्दे पर बटी हुई है। उसका कहना ये कहीं हद तक ये सही है कि आज ये युद्ध न होता तो हमारा पिता जीवित होता। ये उसके दिल की दर्द थी, उसने कह दिया। इस पर हमारी समझ से किसी को, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, किसी भी सामाजिक व्यक्ति को इस पे इतराज़ नहीं होना चाहिए। ये जो इतराज़ करता है तो वो देशद्रोहियों का समर्थन करता है। गुरमेहर कौर के वीडियो से शुरू हुए विवाद की पूरे देश में चर्चा है, लेकिन इस विवाद में कई जायज सवाल दब कर रह गए हैं। मसलन कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मारपीट और गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में कहां फिट बैठता है। आज तक ब्यूरो। इस पूरे विवाद के केंद्र में गुरमेहर कौर के साथ एक और नाम सुर्खियों में है। वो नाम है शहीद कैप्टन मनदीप सिंह का, जो गुरमेहर कौर के पिता थे। गुरमेहर ने वीडियो संदेश में बताया है कि उनके पिता करगिल के युद्ध में शहीद हुए थे, लेकिन जब हमने सेना से जानने की कोशिश की शहीद कैप्टन मनदीप सिंह के बारे में, तो पता चला कि कैप्टन मनदीप सिंह करगिल युद्ध में शहीद नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें 6 अगस्त 1999 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहादत हासिल हुई थी, जबकि करगिल की जंग 26 जुलाई 1999 को खत्म हो चुकी थी। कैप्टन मनदीप सिंह उस समय शहीद हो गए थे जब आतंकियों ने 4 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला बोल दिया था। तब कैप्टन मनदीप सिंह इंडियन आर्मी की 49 आर्म डिवीजन रेजिमेंट में तैनात थे। इस आतंकी हमले में कैप्टन मनदीप सिंह के अलावा सेना के 6 और जवान शहीद हो गए थे। शहीद कैप्टन मनदीप सिंह को उनकी बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, जो शांति काल में वीरता के लिए दिया जाता है। हमने गुरमेहर कौर के पिता शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की शहादत के बारे में सही जानकारी आपके साथ शेयर की है। आपको ये बताने के पीछे हमारा ये मकसद कतई नहीं है कि कैप्टन मनदीप सिंह की शहादत को कम करके आंका जाए, क्योंकि एक सैनिक ये देखकर अपनी जान कुर्बान नहीं करता कि वो देश के दुश्मनों से युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है या किसी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर जो ये समूची बहस शुरू हुई है, उसमें अगर एक खेमे को अभिव्यक्ति की आजादी है तो दूसरे लोगों को भी, यानी सहवाग, योगेश्वर दत्त, फोगट बहने, किसी की भी अभिव्यक्ति के ही श्रेणी में आती है। 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके से 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर किया, तो तमाम एक्सपर्ट्स ने इसे देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ बताया था। लेकिन आज जब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO ने अक्टूबर से दिसंबर के बीच GDP विकास दर के आंकड़े पेश किए, वो साबित करते हैं कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ा है। CSO द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के बीच तीसरी तिमाही में GDP 7% की दर से बढ़ी है, जबकि इसके 6.1% रहने का अनुमान लगाया गया था। वित्त वर्ष 2015-16 की तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 7.2% रही थी। तीसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8.3% की दर से बढ़ा है, जबकि अनुमान 7.1% का लगाया गया था। GDP ग्रोथ को बड़ा सपोर्ट कृषि क्षेत्र से मिला है। तीसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की GDP ग्रोथ 6% रही है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 2.2% थी। हालांकि सर्विस सेक्टर पर नोटबंदी का असर पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक तीसरी तिमाही में सर्विस सेक्टर की विकास दर 6.8% रही, जो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 9.4% थी। GDP विकास दर के इन आंकड़ों से उत्साहित CSO ने मार्च 2017 में खत्म हो रहे मौजूदा वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ का अनुमान 7.1% बरकरार रखा है। खबरदार में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।